के तो कोई काम आगे बढ़ता नहीं है। हालांकि लोग एलिगेशन लगाते हैं और समाज की सेवा वही कर पाता है जो इन सब बुराइयों को सुनने का मादा रखता हो। अगर कोई इन सब चीज़ों को अगर सुन के विचलित हो जाए या मतलब जो घबरा जाए कि यार वो मुझसे ऐसे करते, डॉक्टर साहब ने ऐसा करा, सोनकर जी ने ऐसा करा, बुत्री जी ने ऐसा करा, तो मुझे लगता है कि जो सम्मान की चिंता करेगा वो समाज की चिंता नहीं कर पाएगा। तो इसलिए उनका प्रभाव ज़्यादा नहीं होता है। वो अकेला तो हो जाता है लेकिन उसकी वजह से जो है 10 लोग जुड़ नहीं पाते हैं। और शायद जैसे अगर हमारे इंजीनियर गौतम साहब अगर बरेली के अंदर इस लाइन पे चलेंगे तो आपको देख करके जो है इनके पीछे 100 लोग चलेंगे और उस गरीब व्यक्ति के पीछे शायद दूसरा साथी भी नहीं चलेगा। अगर सोनकर जी पहले से इनके अंदर घुसी हुई है वो निकलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन बच्चे के अंदर से, जैसे अभी 2 बच्चे ये बैठी है छोटी सी, डॉक्टर साहब के अभी दोनों तीनों बच्चे आए हैं, ऐसे सब छोटे छोटे बच्चे आएंगे तो उनका माइंड वास्तव में एक्सपायर हो जाऊँ, मैं मर जाऊँ, तो आज जो सिंदूर लगा हुआ है, चूड़ियाँ हैं, लोग तोड़ के या एहसास करा देते हैं कि तुम विधवा हो गई, सिंदूर हटा दिया जाएगा, चूड़ियाँ तोड़ दी जाएंगी, और मेरी अगर पत्नी मर गई तो मुझसे कोई ये भी नहीं कहेगा कि तुमने पेन तोड़ दे या कमीज जला दे। कुछ तो होता नहीं है हम पे आकर्षण, या चश्मा है या चश्मा ही तोड़ दे। ये गम जो भी बहुजन समाज के हैं, जो उनके एडिटर हैं, उनमें भी महिलाएं बहुत कम दिखाई देती हैं। उनमें एक चमकता नाम है नीलम बौद्ध जी का। मैं उनके जज्बे को सलूट करना चाहता हूं कि गोरखपुर में जब एक आंदोलन चल रहा था, आप दिल्ली से पहुंच गई, साथ में जय भीम प्रकाश जी भी थे, एडवोकेट साहब, और वो समाज के लोग जो हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, जो इस देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया कही जाती है वो नहीं उसको कहीं भी दिखा रही थी, तो आपने उन लोगों को दिखाने की कोशिश करी। वो आवाज़ पूरे देश में, भारत में पहुंची, और उत्तर प्रदेश सरकार की ये मैं समझ सकता हूं कायरता है उस जो कि उन्होंने चैनल के माध्यम से उनको दिखाया और उनके साथ ही अत्याचार हुआ। लेकिन आज हम लोग बरेली के अहिछत्रा धम्म हाल में उपस्थित हैं। ये धम्म हाल इस बरेली का बहुत चर्चित है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर सामाजिक और जन सरोकार से कार्यक्रम डॉक्टर BR बुद्धप्रिय जी के नेतृत्व में, इनके अध्यक्षता में, इनके सानिध्य में होते रहे हैं और लगातार होते रहते हैं। मैं जो बरेली की जनपद में जो एक तरीके की जो बुद्ध बौद्धिक सांस्कृतिक जो आलोकित हो रही है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शिक्षाओं का जो प्रकाश फैला है, वो ये बहुत धम्महाल जो बहुत चर्चित है, और बहुत साहित्यकार, सामाजिक कार्य करने वाले लोग यहाँ पर जब तब इकट्ठे होते रहे हैं। आपकी मोहब्बतें रहती हैं कि कोई भी जो भी चर्चित व्यक्ति है या जिससे लगता है कि सामाजिक रूप से कोई परिवर्तित करने में सक्षम है, उनको बुला के हमेशा सम्मान दिया, मान दिया। और आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं और आपके बुलावे पर जो भी थोड़े बुद्धिजीवी लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, शशि प्रताप जी हैं, आप सूबेदार साहब जी हैं, और सबसे बड़ी बात डॉक्टर जितेंद्र मंडे जी हैं, रीता मेहर हैं, बीना सोनकर हैं। तो ये सारे लोग हमारे से साथी लोग हैं। ये भले ही छोटे लोग हैं लेकिन यह बहुत बड़ी एक उपस्थिति है यहाँ पर, जो कि नीलम बौद्ध जी हैं और जय भीम प्रकाश जी, एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी, ये एक आकर्षण है। ये पूरे भारत के, मैं समझता हूँ कि पूरे भारत में सामाजिक लोग इनको भली बात जानते हैं, जिनको हम लोगों ने चैनलों पे देखा। आप एडिटर हैं NB 24x7 की, और कई कार्यक्रम देखे, बल्कि मैंने देखा एक आध बार कार्यक्रम कहीं शायद विदेश का भी, तो बड़ा चर्चित रहती हैं, बहुत मुखर आवाज़ हैं। और मैं ये समझता हूँ कि लोगों को, ये महिलाएं हैं, बेटियां जो बैठी हैं आज की, कि इनको प्रेरणा लेने की आवश्यकता है कि महिलाओं को इस तरीके का भी होना चाहिए। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की परिकल्पना थी, उनकी सोच थी। मुझे याद आ रहा है 1925 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक बार सारे समाज के लोगों इकट्ठे थे, बड़ी मीटिंग थी, और वो गरीबी के हालात देखते हुए तो एक बार वो रो पड़े थे और कह पड़े, उनका एकदम आक्रोशित हो गए और कहने लगे, क्योंकि गरीबी की हाल और भूख और जो निराशा थी उनके लोगों के चेहरे पे टपक रही थी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्रोध में बोले
कि तुम लोग मर क्यों नहीं जाते, इस देश पर, इस धरती पर बोझ क्यों नहीं मरे बने हुए हो, इस बोझ को, धरती का बोझ को हल्का करो अगर आप लोग मर गए। उनका मतलब एक आक्रोश था कहने का इस विषय से कि आप लोग इस देश में धन में हक अधिकारों के लिए आप लोग संघर्ष करो और आगे बढ़ो, तरक्की करो, प्रगति करो। इस देश के सारे संसाधनों पर आपका भी हिस्सा है। मैं समझता हूँ कि वो उस समय की सोच, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो जिस तरीके से क्रोधित हो रहे थे, वो क्रोध में भी लोगों को अच्छा लगता था। उनको लगता था कोई ऐसा अभिभावक हमारे पास है, कोई ऐसा सरपरस्त संरक्षक हमारे बीच में है जो हमको डांटता है और समझाता है। और मैं समझता हूँ वो जयजूर की धरती 1925 की जो उनका क्रोध था, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जब अवसर मिला संविधान में, उन्होंने महिलाओं की तरक्की के प्रावधान कर दिए और जो भूखे गरीब वंचित लोग थे उनके लिए ऐसी व्यवस्था कर दी कि आप लोग भी इस देश की तरक्की में, इस देश के निर्माण में आप लोग सहयोगी बन सकते हैं। वही मैं एक रूप देखना चाह रहा हूँ जो यहाँ पर बैठे हुए लोग देखते होंगे कि नीलम बौद्ध जी हैं, मुखर आवाज़, बेखौफ, एकदम निष्पक्ष उनका जो चैनल चलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है बोलते हुए। तो ये बेटियों को आवश्यकता है कि लेक्चरार हैं लड़कियाँ, टीचर हैं, साइंटिस्ट हैं, अधिकारी हैं, लेकिन एक पत्रकार बनना भी अपने आप में एक अनोखा अनुभव होता है। जिस तरीके का आपने देखा होगा जो पूरे टीवी चैनलों पर लोग पत्रकार होते हैं, उनमें महिलाएं भी होती हैं, लेकिन उसमें समाज की, पिछड़े और दलित समाज की कोई भी महिला एंकर आपको दिखाई नहीं देती। और जितने भी यूट्यूब चैनल भी हैं जो भी बहुजन समाज के हैं, जो उनके एडिटर हैं, उनमें भी महिलाएं बहुत कम दिखाई देती हैं। उनमें एक चमकता नाम है नीलम बौद्ध जी का। मैं उनके जज्बे को सल्यूट करना चाहता हूं कि गोरखपुर में जब एक आंदोलन चल रहा था, आप दिल्ली से पहुंच गई, साथ में जय भीम प्रकाश जी भी थे, एडवोकेट साहब, और वो समाज के लोग जो हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, जो इस देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया कही जाती है वो नहीं उसको कहीं भी दिखा रही थी, तो आपने उन लोगों को दिखाने की कोशिश करी। वो आवाज़ पूरे देश में, भारत में पहुंची। और उत्तर प्रदेश सरकार की ये मैं समझ सकता हूं कायरता है उस, जो कि उन्होंने चैनल के माध्यम से उनको दिखाया और उनके साथ ही अत्याचार हुआ, लेकिन आवाज़ दबाई नहीं जाती, दबाने की कोशिशें की जाती हैं। अगर हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शिक्षाओं से आलोकित हैं और माता सावित्रीबाई फूले ने जो शैक्षिक क्रांति की थी और उसके माध्यम से आज महिलाएं पढ़ी लिखी दिखाई देती हैं, टीचर दिखाई देती हैं, एडवोकेट दिखाई देती हैं, उनमें एक पत्रकार हमारी नीलम बौद्ध जी हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। यहाँ पर डॉक्टर BR बौद्धप्रिय जी इन्होंने जोड़ा है, चाहे भले ही कम लोग हो, आप चाहते तो सैकड़ों लोग हो सकते थे। और मुझे कल बहुत अच्छा लगा आपने रन फॉर अंबेडकर के लिए, क्योंकि उससे पहले भी हम लोग कई वर्षों से ये करते हैं और ये कारवां बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पखवाड़े के कार्यक्रम के रूप में होता है। और ये कार्यक्रम सबसे पहला होता है, ये हम लोग के हिस्से में आता है, सम्यक दृष्टि समिति, जिसमें डॉक्टर अरुण कुमार सिंह जी और जितेंद्र मुंडे जी और मैं, आप लोग, हम लोग, डॉक्टर BR बुद्धप्रिय जी, रणबीर सिंह जी, ऐसे लोग साथी हैं। ये हम लोग के हिस्से का कार्यक्रम है पखवाड़े में। उसी कड़ी में अब 11 अप्रैल को जो होगा महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती का कार्यक्रम भी है। और ये बहुत, मैं समझता हूँ कहीं भी कार्यक्रम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के देश से विदेश तक में होते हैं, लेकिन महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती भी केवल 3 दिन पहले है, 11 अप्रैल को होती है, उनकी 14 अप्रैल को है। अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समझना है, अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सामाजिक पृष्ठभूमि को समझना है और उनको जो प्रावधान उन्होंने संविधान में किए हैं, तो महात्मा ज्योतिबा फूले को समझना होगा। और महात्मा ज्योतिबा फूले को समझने के लिए और पढ़ने के लिए मैं समझता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समझना बहुत आसान होगा। मैं समझ संचालन मैं कर रहा हूँ या मैं ही बोलता रहा हूँ, मुझे तो कुछ 2-4 बातें याद आ गई इसलिए बोल दिया संचालन करते करते, क्योंकि 11 अप्रैल महात्मा ज्योतिबा फूले कुछ जयंती के है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और आज एक कार्यक्रम भी बहुत बड़ा हुआ है यहाँ पर बरेली में, वो बहुजन समाज पार्टी का। मैं जय भीम प्रकाश जी को अभी आमंत्रित करने से पहले एक बात ये बता देना चाहता हूँ कि 11 अप्रैल का हमारे पखवाड़े का भी कार्यक्रम है हमारे हिस्से में। आप शायद
उसको आप कवर ना कर पाएँ, लेकिन बता देना ये चाहता हूँ कि ज्योतिबा फूले अपने आखिरी दिनों में ये चिंता व्यक्त कर रहे थे कि इस कारवां को कौन बढ़ाएगा। और 1890 में उनका परिनिर्वाण होता है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 में होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो चिंता जो ज्योतिबा फूले की थी उसको पूरा किया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। वही चिंता जो 18 मार्च 1956 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा के चक्की पाट में व्यक्त कर रहे थे कि जिस दिन ये मैं तंबू जो लिए खड़ा हूँ और जिस दिन ये खंभे निकल गए, ये पूरा तंबू भरभरा के गिर जाएगा। वो चिंता व्यक्त कर रहे थे कि उस कारवां को कौन बढ़ाएगा। उस कारवां को जो बढ़ाया वो मान्यवर काशीराम साहब का एक मसीहा था, उसने बढ़ाया और ये जन जागृति कर दी, लोगों में सामाजिक चेतना भर दी कि आपके नायक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति साहू जी महाराज जैसे लोग हैं जो केवल महाराष्ट्र की पृष्ठभूमि से थे, आज पूरे देश और विदेश में भी अपनी कार्यों की वजह से, सामाजिक कार्यों की वजह से, शैक्षिक क्रांति की वजह से आलोकित कर रहे हैं। और मैं जिस तरीके से मुझसे अपेक्षा की गई थी, निर्देश प्राप्त हुए हैं डॉक्टर बी आर बुद्धप्रिय जी के कि जो धम्म पद है, मैं समझता हूँ बहुत लोग लाभान्वित होंगे, बहुत लोग समझेंगे इस बात को। बहुत से लोगों ने तथागत गौतम बुद्ध के जीवन परिचय को या थोड़ा बहुत समझते हैं और कुछ लोग ज़्यादा भी समझते हैं। तो धम्म पद के विषय में आज महान जो विशेषज्ञ हैं जय भीम प्रकाश जी, एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आएँ और धम्म पद की विशेषताओं को, उनकी शिक्षाओं को, तथागत गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को जीवित करने का काम करें। जय भीम की और हिंदुत्व की जो भी बात चर्चा चल रही है, क्योंकि मेरे परिवार की महिलाएं हैं इसलिए मुझे कहना, क्योंकि बात आई भी थी तो मैं ये, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि अगर मैं अपने घर का व्यक्ति हूँ, अपनी महिलाओं के या परिवार के लोगों को समझाऊँ तो शायद समझ में नहीं आती है। लोग कहते हैं तो शायद असर होता है। घर का जोगी जोगिया और आन गाँव को सिद्ध। तो यहाँ आन गाँव के सिद्ध बैठे हुए हैं, तो मैं समझता हूँ मेरे महिलाओं परिवार के लोगों को समझ में आया होगा। जिस तरीके से बताया गया कि महिलाओं की तरक्की और समानता की बात तथागत गौतम बुद्ध में, और जो हिंदुत्व एक दर्शन है वहाँ पर क्योंकि वर्णवाद है और एक क्रम के एक तरीके से ऊंच नीच की भावना है और महिलाओं के लिए बिल्कुल नीचता की स्थिति में रखा और क्योंकि अपने लिए श्रेष्ठ समझा। जिस तरीके से महिलाएं बैठी, मैं अपनी पत्नी के ऊपर कहता हूँ कि जिस तरीके से अगर मैं एक्सपायर हो जाऊँ, मैं मर जाऊँ, तो आज जो सिंदूर लगा हुआ है, चूड़ियाँ हैं, लोग तोड़ के या एहसास करा देते हैं कि तुम विधवा हो गई, सिंदूर हटा दिया जाएगा, चूड़ियाँ तोड़ दी जाएंगी। और मेरी अगर पत्नी मर गई तो मुझसे कोई ये भी नहीं कहेगा कि तुम न पैन तोड़ दे या कमीज जला दे, कुछ तो होता नहीं है हम पे आकर्षण, या चश्मा है या चश्मा ही तोड़ दे। ये गम जो पुरुष है वो पुरुष नहीं जाहिर करता और स्त्रियों को एहसास कराया जाता है। इस बात से मैं समझता हूँ ये एहसास कराना जरूरी है कि ये बौद्धिक दर्शन है, इसलिए बुद्ध संस्कृति को अपनाना जरूरी है कि जहाँ पर पति भी बराबर है और पत्नी भी बराबर है। ये श्रेष्ठता का, भाईचारा का, समानता का, बंधुत्व का सिद्धांत है, इसलिए महिलाओं को जानना जरूरी है। लेकिन बात वही है जो मैंने कही है, बहुत बड़ी चिंता की बात है कि लोग बताने वाले नहीं हैं, साहित्य नहीं है, हम पे साधन नहीं है, बहुत कम साधन है, उनके आडंबर हैं चारों तरफ और हमारे लोगों के लोग नहीं है। जो हैं जानकार भी वो अपने आप में सिमटे हुए हैं, लोग डरते हैं। एक मीटिंग रख लो अपने घर में तो पड़ोसी आना नहीं चाहता है यार, कहीं पता ना लग जाए। तो ये कमियां हैं, लेकिन हर लोग कोई डरे हुए लोग नहीं हैं, निडर और निष्पक्ष लोग भी बैठे हैं, ऐसे बौद्धिक लोग भी बैठे हैं। एक प्रेरणा के रूप में अगर आप समझें, हमारे बीच में डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आप सरकारी अधिकारी हैं, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हैं, बहुत बड़े इंजीनियर नागेंद्र गौतम जी, और कहीं भी रहें, कहीं भी जाएं, रोशनी फैलाते हैं चेतना की, जागृति की, बौद्धिक की, बाबा साहब अम्बेडकर की। तो ये बड़ा अच्छी बात है। मैं, क्योंकि मेरी पत्नी का इलाज भी चल रहा है, इनको दवाई लेनी होती है नीरों की, तो मैं सर आप ड्राइवर साहब से कह देंगे महानगर तक ज़रा छोड़वा दें। तो हाँ, चाय क्रांति ना हो जाए, बात यह है क्योंकि क्रांति प्रक्रांति की बात हो रही थी। खैर चलिए चाय पी लीजिए। खैर मतलब इतने कम और बहुत बुद्धिजीवी जो कि बिल्कुल साधना से संपन्न है, साधना से संपन्न है, ज्ञान से, ऐसे लोगों के बीच में बैठ के चर्चा हुई और जो लोग अनजान हैं वो लोग लाभान्वित हुए गौतम बुद्ध की वाणियों से। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ अपने साथी
हमारे साथ आए, हर सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले। और अगर क्योंकि बौद्धिक संस्कृति में जातियों की बात नहीं होती, लेकिन आवश्यकता राजनीति में इस बात की है कि जातियों की पहचान है कि हाँ दो एक ऐसे लोग हैं कि हाँ जो खटिक समाज से आते हैं, कि कम से कम अलग धारा में, हम विपरीत धारा के लोग हैं। जिस तरीके की धारा चल रही है कोशिश करते हैं और रोकने की भी कोशिश की है। हमारे लोग जिस तरीके से, जब भी बहुत चर्चा हो रही है कि जो हमें प्रतीकों की बात है, प्रतीक चौराहों पे लगा दिए गए हैं, डमरू लगा दिए गए हैं, त्रिशूल लगा दिए गए हैं। लोगों के हाथ में, युवाओं के हाथ में रोजगार और शिक्षा होनी चाहिए थी, उनको डमरू दे दिए। अब उनके डमरू हाथों से छोड़ो, अब सड़क के चौराहों पे लगा दिए। उनको देखिए और खुश होइए। ऐसे मेरे साथी भाई जितेंद्र मुंडे जी को नमन बुलाना चाहता हूँ। सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। और संचालनकर्ता ने मुझे समय दिया, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जैसे हमारे बुद्ध प्रिय जी और आदरणीय गौतम जी, सभी हमारी माताएं बहनें, मैं काफ़ी देर से सुन रहा था। हालांकि मैंने कभी ऐसी सभा में कभी कोई भाषण नहीं दिया। ज़्यादातर तो मैंने अपनी बातें जो हैं राजनीतिक मंच पे कही हैं, लेकिन और सामाजिक मंच पे भी कही हैं, लेकिन प्योरली ऐसे मंच पे नहीं कही हैं जहाँ टोटल बौद्धमय बात होती हो। लेकिन मैं बहुत देर से अपने सब ज्ञानवान व्यक्तियों साथियों को सुन रहा था, तो कुछ चीज़ें मेरी भी समझ में आई। जैसे डॉक्टर अरुण जी ने कहा कि जैसे कि हमको बच्चों को वैज्ञानिक बनाना चाहिए, विज्ञान पढ़ाना चाहिए, धनवान भी होना चाहिए और एकता भी होनी चाहिए। तो विज्ञान पढ़ाने के लिए जैसे कि हर किसी के व्यक्ति में इतनी माइंड में क्षमता नहीं होती कि प्रत्येक बच्चा विज्ञान पढ़ ले, लेकिन हाँ, सबसे पहले उसे जो है विज्ञान की ही शिक्षा देनी चाहिए। और अगर कोई बच्चा विज्ञान ना चला पाए तब उसको सेकंड विषय पे लेके जाना चाहिए। और चाहे विषय उसका कोई भी हो, चाहे वो विज्ञान का हो, आर्ट का हो, कॉमर्स का हो, अगर हमें पूरी दुनिया की अगर बात करनी तो अंग्रेजी उसे ज़रूर पढ़ानी चाहिए। अंग्रेजी विषय एक ऐसा विषय है कि उसके बगैर वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। और अभी जैसे कि साथियों ने एक बात और कही थी कि जैसे शायद आपने कही थी, और कि जैसे कि हम जिस कार्यक्रम में बैठे हैं, मतलब हमको जो है बौद्धमय की तरफ जाना चाहिए, धम्म को अपनाना चाहिए। तो जिस तरीके से एक उदाहरण के तौर पे मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमें इस कार्यक्रम में छोटे बच्चों को ज़रूर लेके आना चाहिए। क्योंकि अभी हम लोग जो है ना, जैसे कि मैं मैच्योर हो गया हूँ, 50 साल का हूँ, अगर मान लो मैं परिवर्तन करना भी चाहूँगा तो बहुत मुश्किल से आएगा। क्योंकि मेरे पीछे बहुत सारी चीज़ें ऐसी, सब लोग बैठे हैं 40-50 के बैठे हुए हैं, ये बहुत मुश्किल से इनके अंदर बुच्ची घुसेगी। क्योंकि जो चीज़ पहले से इनके अंदर घुसी हुई है वो निकलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन बच्चे के अंदर से, जैसे अभी 2 बच्चे ये बैठी हैं छोटी सी, डॉक्टर साहब के अभी दोनों तीनों बच्चे आए हैं, ऐसे सब छोटे छोटे बच्चे आएंगे तो उनका माइंड वास्तव में बहुत परिवर्तित होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे, जैसे कोई एक बिटिया है और हम उसकी अगर शादी 25 साल 28-30 साल की उम्र में करते हैं, तो उसने अपने घर से जो भी सीखा है ससुराल में जाके वो वैसा ही करे। कि उसको ससुराल वाले कितना भी परिवर्तन करना चाहें कि वो हमारे हिसाब से चले, वो नहीं चल पाती है। वो अपने मैके के हिसाब से ही चल पाती है, क्योंकि 25-30 साल तक उसने अपने परिवार में वही तो सीखा है। तो इसलिए हालांकि परिवर्तन जितना मैंने सीखा बहुत अच्छा है, सुनता भी रहता हूँ, लेकिन परिवर्तन के लिए राजनीतिक ताकत बहुत ज़रूरी है। और हमारे जो बड़े सीनियर लोग हैं, जो बड़े अच्छे पदों पे हैं, राजनीति में बड़े पदों पे हैं, वहाँ से अगर शुरुआत हो, क्योंकि अभी साथी ने उन्होंने कहा था कि नीचे से शुरुआत होती है, कि हमारे जो गरीब, शोषित, वंचित जो लोग हैं, वो लोग जो हैं कार्यक्रमों में आकर के और बहुत जल्दी हमारे साथ है, लेकिन उनका प्रभाव ज़्यादा नहीं होता है। वो अकेला तो हो जाता है, लेकिन उसकी वजह से जो है 10 लोग जुड़ नहीं पाते हैं। और शायद जैसे अगर हमारे इंजीनियर गौतम साहब अगर बरेली के अंदर इस लाइन पे चलेंगे तो आपको देख करके जो है इनके पीछे 100 लोग चलेंगे, और उस गरीब व्यक्ति के पीछे शायद दूसरा साथी भी नहीं चलेगा। अगर सोनकर जी हैं तो इनका है, हो सकता है इनके पीछे 20 लोग चल जाएं, डॉक्टर साहब के पीछे 30 लोग चल जाएंगे। तो ऐसे करके हमें व्यवस्था में ये भी जोर देना चाहिए कि हम प्रभावित लोगों को ज़्यादा जो है कार्यक्रमों में बुलाएं, और व्यवस्था को तभी हम परिवर्तित कर पाएंगे। और वो हर तरीके से जो हमारा सपोर्ट भी करेंगे। जैसे बताया कि जैसे कि दान के मामले में भी हमारा देश बहुत पीछे है। तो कोई भी काम करेंगे तो बिना धन के तो कोई काम आगे बढ़ता नहीं है। हालांकि लोग एलिगेशन लगाते हैं, और समाज की सेवा वही कर पाता है जो इन सब बुराइयों को सुनने का मादा रखता हो। अगर कोई इन सब चीज़ों को अगर सुन के विचलित हो जाए, या मतलब जो घबरा जाए कि यार वो मुझसे ऐसे कर रहे थे, डॉक्टर साहब ने ऐसा करा, सोनकर जी ने ऐसा करा, बुद्धप्रिय जी ने ऐसा करा, तो मुझे लगता है कि जो सम्मान की चिंता करेगा वो समाज की चिंता नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मुझे सुन के भी अच्छा लगा। मैंने जितना सुना उतना मैंने कहा। अगर कोई गलती हुई उसको क्षमा चाहता हूँ।